Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on M5. So here we are with class 9 का gravitation. हम यहाँ पे आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 पे. हम ऑलरेडी सीख चुके कि ग्रेविटेशन जो है ये फिनोमिना कितना ज़रूरी है, इसकी वजह से क्या क्या नहीं होता है, सब हम जान चुके हैं. और उसके बाद हमने देखा कि न्यूटन ने किस तरह आपको ग्रेविटेशनल लॉ दिया. उसके बाद हमने ये भी जाना कि ग्रेविटी की जो ये फोर्स है ना, वो फोर्स कैसी कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, उसकी क्या क्या डिपेंडेंसीज है, क्या चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करती. एवरीथिंग वी अंडरस्टूड अबाउट दैट. अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है. जैसे हम कैपिटल जी के बारे में पढ़ चुके, कैपिटल जी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच वी स्टडीड इन लेक्चर नंबर 3. अभी सिमिलरली हमें यह भी जानना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल जी विच इज called as acceleration due to gravity. What is the difference between capital G and small g? That is what we are going to understand. हम ये G के बारे में, gravity, acceleration due to gravity, जिसको कभी कभी आप लोग ऐसे ही बोलते बोलते लेमन टर्म्स में ग्रेविटी बोल देते हो ना, उसके बारे में जानना है. ये इतनी अमेजिंग चीज़ है कि आप सिर्फ इस G को यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करने के लिए हजार रुपए की अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं वहाँ पे आप टिकट्स लेके जाते हो. वहाँ पे आपको ये सारे के सारे एक्सपीरियंस कराता है अलग अलग जी में. समझ में आ गया? मैं आपको समझाऊंगा ये सब चीजें. तो लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन. मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट. इट्स बीन मोर देन 7 years आई एम टीचिंग फिजिक्स एंड नाउ माय जॉब हियर इज टू मेक फिजिक्स इजियर फॉर यू, मेक यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. यस गाइस, चलो तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग थिंग. इसके ऊपर लोगों ने कैसे कैसे करके रिसर्च करी है ना, हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है? How we came to this particular term, हर एक चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और क्यों हम इसको एक्सपीरियंस करने के लिए पैसे खर्च के जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है? चलो, अम्यूजमेंट पार्क में जब हम जाते हैं ना, तो हम यही ऊपर जाते हो नीचे जाते हो अलग अलग ग्रेविटी फील करते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी बदलती रहती है उस वक्त में, क्योंकि हम अलग अलग तरीके के मोशन कर रहे हैं और उसी के आप पैसे भरते हो. ठीक है? चलो, एनी विच वेज, लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये बहुत ही जानकार बिल्डिंग है, बहुत लोग इसे जानते हैं. दिस इज कॉल्ड एज लीनिंग टावर ऑफ पीसा. बहुत हिस्टोरिकल भी है, काफ़ी फेमस बिल्डिंग है. ठीक है, दिस इज फेमस आर्किटेक्चर. ये फेमस क्यों है? अभी तक हम ऐसा सोचते हैं कि कोई भी चीज़ सीधी खड़ी रहती है हमेशा, है ना, और वो भी जब नॉन लिविंग हो तो वो टेढ़ी कैसे रह सकती है? अगर वो टेढ़ी रह भी रही है तो क्यों वो गिर नहीं गई, है ना? वो ऐसे गिर क्यों नहीं गई? और सालों से, सेंचुरीज हो गई, अभी तक ये टेढ़ी की टेढ़ी है, कुछ नहीं हुआ है. समझा? ये ऐसा क्यों हुआ? तो मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ. ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा. पहले ये टावर सीधा ही बनाया गया था, लेकिन ये टावर एक्चुअली जिस पर्टिकुलर जमीन पे बना ना, उस पर्टिकुलर जमीन में यहाँ से धंसता गया, वो थोड़ा थोड़ा धंसता गया और ये बिल्डिंग टेढ़ी हो गई. लेकिन अभी ये इतने धंसने के बाद भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी इस पर्टिकुलर सरफेस के, मतलब इस पर्टिकुलर बेस एरिया के अंदर ही है. जैसे ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बेस एरिया के बाहर चले जाएगा ना, फिर वो गिर जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि पूरे के पूरे बिल्डिंग के वेट का सेंटर. समझे? तो अगर मैं कभी, देखो, मुझे अगर बैंड होना है ना, तो जैसे ही मैं बैंड होता हूं, अभी मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इस जगह पे, यानी कि अभी ऐसे. तो मैं जैसे ही बैंड होता हूं तो मैं सिर्फ ऐसे का ऐसा बैंड नहीं हो पाता, मुझे अपने आप को पीछे भी थोड़ा धकेलना पड़ता है. मैं अपने आप को जब ये पीछे धकेल रहा हूं तब मैं थोड़ा आगे ले पा रहा हूं, तभी मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे भी करके बीच में ही मैनेज कर रहा हूं. समझा? अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है तो आप दीवार के पास जाइए, एकदम टच करके उसको खड़े रहिए, फिर बैंड होने की ट्राई करिए. आप नहीं हो पाओगे, गारंटी देता हूं. ट्राई इट आउट. आप नहीं हो पाओगे. क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली बैंड होते वक्त थोड़ा पार्ट बॉडी का पीछे लेते हो, थोड़ा पार्ट बॉडी का आगे लेते हो, कैसे भी मैनेज करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अभी भी आपके पैर के ऊपर ही रखते हो, तभी आप बैंड हो पाते हो, अदरवाइज नहीं हो पाओगे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बेस है उसके ऊपर ही होनी चाहिए कहीं. तो इसमें अभी भी है, इसलिए गिरा नहीं है, लेकिन गिर सकता है आगे जाके अगर और ज्यादा बैंड हो गया तो. एनीवे चॉइस, सेंचुरीज निकल गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ. तो ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सबसे पहले एक एरिस्टोटल नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था कि जो चीज हैवी है वो जल्दी गिर जाएगी, जो चीज हल्की है वो धीरे से गिरेगी,
और हम एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस भी तो करते थे। हम अगर एक फीदर को एक कॉइन के साथ गिरा या एक बॉल के साथ गिरा है तो फीदर तो आराम से आता है, बॉल तब तक तो पहुंच चुका है, वो वेट कर रहा है, फीदर आ समझा। तो ऐसा होता रहता था। लेकिन गैलीलियो ने बोला कि हाँ मानता हूं कि फीदर और बॉल दोनों अलग अलग टाइम पे गिर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द रीजन कि हम बोले कि ग्रेविटी अलग है हर किसी के ऊपर। नहीं, जो ज्यादा हैवी उससे ज्यादा ग्रेविटी, जो कम हैवी उस पर कम ग्रेविटी। इस आइडिया को गैलीलियो नहीं मानते थे, गैलीलियो इसको मानता ही नहीं था। तो गैलीलियो ने यह समझा कि जो फीदर नीचे स्लोली गिर रहा है और बॉल नीचे फास्ट गिर रहा है, उसका दूसरा रीजन है, दोनों के ऊपर इक्वल ही ग्रेविटी लग रही है। दोनों को ग्रेविटी, यानी कि अर्थ किसी में भेदभाव नहीं करता, हम भेदभाव करते हैं, अर्थ किसी में भेदभाव नहीं करता बेटा। ग्रेविटी, नेचर किसी में भेदभाव नहीं करते, वो दोनों को इक्वली खींच रहे हैं। बट देयर आर सम अदर रीजन जिसकी वजह से कोई जल्दी आया, कोई लेट आया, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट गैलीलियो ने हमें इस चीज को मानने से नकार दिया कि ये मत मानो, एरिस्टोटल जो कह रहा था वो झूठ है, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। तो गैलीलियो एरिस्टोटल के बिलीफ को तोड़ने के लिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चढ़ गया, क्योंकि ये टावर टेढ़ा है। तो जब वो टेढ़े टावर पे आएगा, कुछ चीज फेंकेगा तो आराम से नीचे गिर पाएगी, क्योंकि अगर वो सीधा टावर होता तो उसको थोड़ा हाथ बाहर निकालना पड़ता है, बस इसमें इजी हो जाता है काम, है कि नहीं। तो दिस इज द फेमस बिल्डिंग जहां पे गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अभी बात ये आती है कि उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर देखो गैलीलियो चढ़ तो गया, अब उसने एक दो चीजें ले ली, एक हैवी ली, एक हल्की ली, ठीक है। उसने देखा कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, उसने किया, लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चला गया और इस पर्टिकुलर टावर पे जाके उसने दो चीज हाथ में ले ली, एक हैवी और हल्की। फिर वो एक्सपेरिमेंट करना चालू करता है कि दोनों को साथ में ड्रॉप कर देगा। जैसे वो ड्रॉप करता है देखेगा कौन पहले नीचे गिरा। क्या आपको क्या लगता है कौन पहले नीचे गिरेगा? Who will fall down first? एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है। एंड वी ऑल वर सरप्राइज्ड। अभी हमें नेचुरल लगता होगा क्योंकि आपको शायद इसके पहले भी 2-3 टीचर ने पढ़ा दिया हो, कहीं यूट्यूब पे देख लिया आपने, कोई वीडियो में देख लिया, बट एक्चुअली दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम गैलीलियो प्रूव्ड दिस। और उसने जैसे ही दोनों बॉल को नीचे छोड़ा, दोनों के दोनों साथ में गिरे। देखो दोनों के दोनों साथ में गिर रहे, देखिए, है ना। हैवी हो कि हल्का हो, हैवी हो कि लाइटर हो, दोनों साथ में गिरते हैं सब। तब गैलीलियो ने हमें समझाया कि भाई ये जो भी ग्रेविटी है ना वो सब पे इक्वल है। ग्रेविटी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हैवी एंड लाइटर ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी किसी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, ग्रेविटी सबके लिए इक्वल है। और दोनों के दोनों बॉल साथ में गिरे, भले उन दोनों का वेट अलग था, एक हैवी था एक हल्का था, लेकिन ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ा, दोनों साथ में गिरे, समझा कि नहीं। और इसीलिए हम आज ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, लीन्ड है, तो इसको हम याद करते हैं इस गैलीलियो के रीजन से। देखो ना क्या मस्त है, आप इसके 3D मॉडल से ये सब सीख पा रहे हो। नो बडी इन एजुकेशन इज डूइंग दिस, वी आर दी ओनली वन जो यहाँ पे आपको 3D मॉडल से समझा रहे हैं। सोचो ये सब आपको विजुअलाइज करना पड़ता, जिस बच्चे को हो गया वो ठीक है, जिस बच्चे को नहीं हुआ उसको आज भी ये कंसेप्ट नहीं समझा। तो मेरा काम यहाँ पे ये आता है कि आपको अच्छे से समझाओ भी, और रियल चीजें जो है वैसा ही 3D मॉडल बना के समझाओ, समझा, ताकि आपको ये लंबे समय के लिए याद रहे। क्योंकि आप अभी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं मैं, व्हाट इज ग्रेविटी एंड एवरीथिंग। आप एक्चुअली में डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11 में, फिर उससे भी डिटेल में जब आप मास्टर्स करोगे या आगे जाके करोगे, उसके ऊपर फिजिक्स पढ़ोगे बीएससी में, तब पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए तो जरूरी है कि आप जो समझे वो पूरा समझे, डिटेल में समझे, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को इक्वली खींचता है, ठीक है, दोनों को इक्वली अर्थ की तरफ खींचता है। ये दोनों के दोनों बॉल जो नीचे गिरते हैं वो दोनों के ऊपर इक्वल ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, और कोई फोर्स हमने कंसीडर नहीं किया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरे और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट करती हो कि ये बॉल को सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही नीचे खींचेगी। नीचे क्यों खींच रही है? क्योंकि नीचे तो अर्थ है, अर्थ के सेंटर की तरफ तो जाएगा। हम ऑलरेडी इस चीज को सीख चुके हैं, क्योंकि अर्थ इज वेरी हैवी, योर फ्रेंड इज नॉट दैट हैवी, दैट्स व्हाई योर फ्रेंड डज नॉट अट्रैक्ट यू दैट मच, यू डोंट गो टुवर्ड्स योर फ्रेंड, बट अर्थ इज हैवी। इफ आई गो अवे फ्रॉम अर्थ, आई विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द अर्थ, because earth is that much heavy, everything will fall towards the surface of the earth, or ultimately it wants to go towards the center of the earth, but it cannot go, there is a surface in between, समझा कि नहीं। तो बात यहाँ पे ये है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी चीज ऐसे नीचे गिर रही है तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फ्री फॉल। अगर कोई भी चीज ऐसे नीचे गिरती है वी कॉल इट एज व्हाट, फ्री फॉल। समझ में आ गया? तो फ्री फॉल में कोई भी चीज नीचे गिरती है,
नीचे गिरती यानी कि मूव करना चालू कर देती नीचे के डायरेक्शन में। जब वो नीचे के डायरेक्शन में मूव करती हैं तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है। डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो उसके पास कुछ तो स्पीड होगी, इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी, तो इट विल हैव सम वेलोसिटी। बिकॉज वो वेलोसिटी है उसके पास में, वो वेलोसिटी शायद से बढ़ भी रही होगी। क्यों बढ़ रही होगी मैं आपको समझाता हूं। आपने जब ड्रॉप किया तब स्पीड क्या थी? जैसे ही आपने ड्रॉप किया तुरंत उस मोमेंट पे 0 थी। नीचे क्या 0 से गिरा? क्या 0 स्पीड होगी तो कैसे नीचे गिरा भाई? क्या तुमने उस बॉल को पुश किया? नहीं, यू जस्ट ड्रॉप्ड इट, इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज इट्स स्पीड, इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी में जो बढ़तर है ना, ये वेलोसिटी जो बढ़ रही है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझा? सो दिस पर्टिकुलर बॉडी which is falling freely under only and only the influence of gravity, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसकी स्पीड कितने अमाउंट से बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी कितने अमाउंट से बढ़ रही है, दैट मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट is called as an acceleration due to gravity. It is an acceleration because its velocity is changing, its speed is changing, but that is because of gravity. That's why we write it as acceleration due to gravity. I hope you got this. It is an acceleration due to gravity. The acceleration with which an object moves towards the earth, center of the earth. It cannot go to the center. I understand कि बीच में surface आता है कि नहीं, तो surface तक ही जा पाएगा, but it wants to go towards the center of the earth. और वहां जाने के लिए उसको जो acceleration मिल रहा है ना, that is the acceleration. But due to gravity, who is giving the acceleration? Gravity is giving the acceleration, and usually we represent acceleration with A. But because this is a special acceleration provided by gravity, we will write it as G. समझा? आज के बाद इस चैप्टर में acceleration को हम G लिखना चालू कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? All the objects falling will have same G. All the objects falling downward will have same G. समझ में आ गया? Same G दोनों पे होगा। जो भी नीचे गिर रहा है, acceleration सबके लिए same है, acceleration due to gravity सबके लिए same है। It is same for every object irrespective of its weight. Mass is different for every different body if it has different weight. But समझ गया कि नहीं? G is not different. समझ में आ गया? याद रहेगा? So this is G. This is what we are going to study. अब समझा G कैसे आया? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दे तो कितनी स्पीड उसकी बढ़ रही है हर सेकंड में, अगर ये हम कैलकुलेट करें तो वो है acceleration, and that is acceleration given by gravity. That's why we call it as acceleration due to gravity. Yes guys. So आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसमें से कौन कौन फ्री फॉल है बताना है आपको। ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने है। विच इज अ फ्री फॉल, विच इज नॉट अ फ्री फॉल। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ कैन इट बी फॉल इफ यू आर स्टैंडिंग, नॉट अ फ्री फॉल। यहाँ पे लेके डाल दिया। अ स्टोन ड्रॉप डाउन इन एम्प्टी वेल, हाँ आपने कुएं में डाल दिया पत्थर, कंकड़ डाल दिया, इट, अरे भाई जा फ्री फॉल है ये। फिर एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एप्पल जो पेड़ से गिरा, इसको कैसे भूल सकते हैं, है ना। इसी ने तो पूरा ग्रेविटी का चैप्टर न्यूटन से इन्वेंट करवा दिया। एनी विच वेज, फ्लाइंग डाउन टू द अर्थ यूजिंग पैराशूट, पैराशूट से आप नीचे जब आते हो तो आप उतनी स्पीड पे नहीं आते जितना आप बिना पैराशूट पे आते हो, इसीलिए तो पैराशूट यूज किया जाता था कि आप उतना जल्दी उतना फास्ट ना गिर जाओ। अगर उतना फास्ट गिरोगे तो वापस ऊपर ही मिलोगे। That's why we use parachute. In parachute, there is a gravity which is pulling us downward, but there is a resistance with the air. There is a air drag which is keeping us above, which is keeping us on that particular level. वो हमें बैलेंस करके रखते हैं ग्रेविटी के साथ में, इसलिए हम slowly नीचे आते हैं और आराम से उतर सकते हैं। समझा? Let's submit this. Wow, it is correct answer. समझा कि नहीं? फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल में बॉडी जस्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरती है, एंड उस ग्रेविटी की वजह से वो जो एक्सेलरेशन मिला, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती गई हर एक सेकंड में, उसी एक्सेलरेशन को वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी कॉल इट एज व्हाट बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग। आई होप यू गॉट दिस। अभी हमें समझना है कि ग्रेविटेशन के साथ ये सब जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आइडिया लेना है। समझ गया कि नहीं? चलो, ये दोनों चीजें देखो, एक बंदा ऊपर फेंकेगा, एक बंदा ड्रॉप करेगा। ये जो दोनों ने किया ना, दोनों केसेस में मैं किसी चीज को ऊपर भी फेंकूं
तो भी ग्रेविटी उसको नीचे खींचती जाती है, उसको स्लो कर देती है, फिर रुक जाएगा एक पॉइंट पे आके, फिर तुरंत ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी, नीचे हाँ। तो ग्रेविटी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तभी भी लगती है, किसी चीज को ड्रॉप करोगे तभी भी लगती है, किसी चीज को नीचे फेंकोगे तभी भी लगती है। एवरी टाइम यू आर डूइंग सम वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिव। समझ गया? भूलने का नहीं, समझा कि नहीं? आज के बाद कभी भी कोई पेन आपसे गिर जाती है, ओ दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज नॉट योर फॉल्ट। समझा? याद रहेगा? चलो अभी हम बात करते हैं कि ये ग्रेविटी नीचे ही क्यों खींचती है। वी ऑल नो, हम सबको पता है कि अर्थ बहुत हैवी चीज है, उसके सेंटर पे उसका सारा वेट और मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट टेक दिस बिग बॉडी, ओके, ये बहुत बड़ी हो गई है, समझा, ये बहुत बड़ी हो गई है, तो हम उसके सेंटर पे सारा का सारा मास है ऐसा मान लेते हैं। तो वॉट एवर वी ड्रॉप, ये हमने ज्यादा हाइट आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिए, इट इज वेरी लेस हाइट कंपेयर टू दी सरफेस ऑफ द। सोचो हम इतना ऊपर जा ही पाते तो रॉकेट के थ्रू क्यों भेजते हम? बॉल जब इतना ऊपर ले पा रहे हैं तो सैटेलाइट आराम से ले थ्रो करके भेज देते हैं, वो अपने आप रिवॉल्व करती, तो इतना सारा खर्चा नहीं होता रॉकेट का। एनी विच वेज, बात यहाँ पे है कि ये बहुत छोटा हाइट है, बहुत छोटा हाइट है अर्थ के रेडियस के कंपेयर में, बस हमने उसको थोड़ा एलेबरेट करके बताया ताकि आप समझ पाओ इजीली। सो दिस इज दी बॉल falling on the surface, यहां पे गिर रहा है, actually it wants to go towards the center of the earth। जब न्यूटन ने भी पहली बार एप्पल को गिरते हुए देखा था ना, उसको क्या लगा था पता है? उसको ऐसा लगा था कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, वो एक्चुअली सरफेस से परपेंडिकुलर गिरता है, देखो। बट फिर उसने ना ऐसे ही आपके जैसे बड़ा सा विजुअलाइजेशन किया, उसने देखा कि हाँ, मानता हूं कि ये जो चीज गिर रही है वो सरफेस से परपेंडिकुलर में गिर रही है, बट वो परपेंडिकुलर गिरना वो अल्टीमेट नहीं है, उसको सेंटर की तरफ जाना है, इसलिए परपेंडिकुलर में गिर रही है। इसीलिए तो आप इधर से बॉल फेंको तो इधर गिरा, इधर से बॉल फेंकोगे तो नीचे थोड़ी गिर जाएगा, वो तो इधर ही गिरेगा ना, क्योंकि इट वांट्स टू गो टुवर्ड्स द सरफेस, इट विल फॉल परपेंडिकुलर। समझा? ये आइडिया मत लगाना कि आपको कुछ लॉन्च करना है सैटेलाइट तो यहां से फेंक दो तो अपने आप ऐसे घूमना चालू कर, ऐसा नहीं होता है। एवरीवेयर इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हर जगह से सेंटर के तरफ ही अट्रैक्टेड होता है। आप इधर हो इधर हो इधर हो, ऐसा समझे कि नहीं? वरना ये यूरोप वाले ऊपर फेंकते ऑब्जेक्ट नीचे आता, हम इंडिया से ऐसे फेंकते ऑब्जेक्ट तो बाहर निकल, ऐसा थोड़ी ना होता है। समझा? अर्थ इज अ सेंटर जहां पे सब कुछ अट्रैक्टेड है जो अर्थ के आसपास में है। समझा? इट विल ऑल थिंग विल फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन। ग्रेविटी कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ग्रेविटी इज नॉट कंफ्यूजिंग, मैंने आपको समझाया था पिछली बार भी। ग्रेविटी इज द सिंपलेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। ग्रेविटी टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करता, सीधा सीधा खींचता है। चलो आ जाओ, सीधा सीधा खींचता है, देखो है ना, एकदम सीधा, नो चेंज इन पाथ, इधर से उधर ऐसा नहीं करता ग्रेविटी। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। अभी हमें यह भी जानना है कि ये जो ग्रेविटी ऐसे करके ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट को, बॉल को यहां से नीचे खींच रहा है, तो उसके बारे में कुछ इक्वेशंस है, जैसे कि हम सबसे पहले ये तो पढ़ ही चुके हैं, विच इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ऐसा अच्छा है, ये तो m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर नहीं है ना? क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। है ये वही फॉर्मूला, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द सेम फॉर्मूला रिटर्न इन डिफरेंट फॉर्मेट। समझाओ क्या? देखो इधर, लुक हियर। अच्छा, हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में कितनी बॉडीज है, कितने मासेस है? एक मास, दो मास, वी हैव टू मासेस। लेट्स कॉल इट इज m1 mass 1, let's call it as m2 mass 2. Mass 1 is the mass of the earth, mass 2 is the mass of the ball. Whose mass is greater and whose mass is going to be same all the time? आप बॉल की जगह टेनिस बॉल की जगह ले सकते हो, फिर बास्केटबॉल की जगह ले सकते हो, कोई भी बॉल ले सकते हो ना, कोई भी चीज ले सकते हो। पेन भी तो ड्रॉप कर सकते हो, वो थोड़ी ना ड्रॉप नहीं होगी, वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी। तो पेन भी तो ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि दिस बॉडी कैन चेंज इट्स मास, कुछ भी हो सकता है, बट अर्थ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, राइट? आपको चाहिए कि मेरी बॉल जो, मेरे पेन जो है, मेरा बॉल जो है, वो अर्थ पे नहीं गिरना चाहिए, मास पे गिरना चाहिए। यू कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। समझा? तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो मास m2 है उसे हम स्मॉल m लिखेंगे, क्योंकि इट कैन बी चेंजिंग मास, इट इज अ स्मॉलर कंपेयर टू दिस मास ऑफ द अर्थ, इसलिए मास ऑफ द अर्थ को हम कैपिटल M लिखेंगे। इट इज द बिगर मास, और रीजन ये भी है कि अर्थ का मास कोई भी बॉडी गिरा दो ये तो वही रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई m1 विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल M, m2 विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल m, एंड बिकॉज दिस बॉल इज वेरी नियर टू द सरफेस। मैंने आपको बताया ये हाइट इतना ज्यादा तो दिखा है, उतना है नहीं, हम सिर्फ एलैबोरेट करके दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम सरफेस पे हैं तो हम बहुत नजदीक है
हमारा सेंटर, ये बॉल का सेंटर बहुत 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 नजदीक है सरफेस ऑफ द अर्थ से, इसलिए सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर इस पर्टिकुलर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ ही तो है। देखो ना, ये रेडियस नहीं है तो क्या है, देखो रेडियस ही तो है कि नहीं? सो इट इज अ रेडियस, so that's why distance between center of the earth and center of the body is almost equal to radius. So d is equal to radius of the earth. So let's replace m2 by m, small m, m1 by capital M, distance by r. So if we replace m1 by capital M, m2 by small m, distance between them by capital R. I hope you got this. This is easy, right? इसलिए हमने लिखा F is gravitational force, G is universal gravitational constant, capital M is the mass of the earth, mass of the first body, m1, 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 and m2, ये जो small m है वो mass of the ball है, which is mass of the second body, which is a ball, तो m2 को small m लिख दिया, and distance between them becomes the radius of the earth. समझा ना? It is easy. चलो, let's go ahead. अभी हम कैलकुलेट करते कि अगर कोई भी जो ऐसे बॉल गिरता है तो बॉल का मास अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 1 kg ले लेते हैं. लेट्स टेक मास ऑफ द बॉल इज 1 kg एंड उसके ऊपर ग्रेविटी कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो पता करते हैं. ये जो बॉल है वो नीचे गिर रहा है तो उस बॉल का मास 1 kg लेना है हमें. कितना बॉल का मास ले लेंगे? स्मॉल m विल बी इक्वल टू 1 kg. मास ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत हैवी है, इसलिए इसका मास कैपिटल M which is 6 into 10 raised to 24. प्रिसाइजली बोलो तो 5.98 समथिंग होता है, बट 5.98 की जगह हम 6 ले लेते हैं. 6 into 10 raised to 24 kg, किलोग्राम. ठीक है, ये दोनों के मास हो गए. डिस्टेंस बिटवीन देम, मैंने बोला था ये डिस्टेंस बहुत छोटा है रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपेयर में. हमने सिर्फ डायग्राम आपको समझाने के लिए स्केल पे नहीं बनाया, ठीक है, वरना इतना अगर हम हाइट लेते तो अर्थ तो कितना बड़ा बनाना पड़ता है, स्क्रीन पे नहीं आता, क्योंकि स्क्रीन इटसेल्फ इज ऑन द अर्थ. समझ रहे हो? तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड विच इज इक्वल टू 6. हम ले सकते हैं 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 इन मीटर्स. ओके, अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो 10 रेज टू 3 ले लो. देखो यहाँ पे लिखा भी है 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर. अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो 10 रेज टू 3 के साथ लेने का. ठीक है, एनी चॉइस. तो हमें रेडियस पता है, वी नो कैपिटल M, वी नो स्मॉल m, वी नो एवरीथिंग ब्रो. सो यहाँ पे कैपिटल G रखेंगे. कैपिटल G की वैल्यू, अरे ये तो हमें याद ही है, 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G which is called as universal gravitational constant. It is never going to change. So here is the value of capital G which you will substitute. Here is the value of capital M which you will substitute here. ये रहा कैपिटल M का वैल्यू. फिर यहाँ पे स्मॉल m है तो स्मॉल m की वैल्यू इज 1 kg. यस, सिर्फ मास ऑफ बॉल इज 1 kg ऐसा ले लिया है. एंड हियर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? दिस इज 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 का स्क्वायर. रेडियस का स्क्वायर है ना. इफ यू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज, डू द नीडफुल कैलकुलेशन, द आंसर यू विल गेट इतने. ये तो बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, एनी विच वेज. इतना बड़ा नंबर 10 रेज टू 24 के पावर में मास है अर्थ का. 1 kg है ये, फिर भी ठीक है. रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर्स. इतना बड़ा रेडियस है. इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर सिर्फ 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 आया है. सोचो, 6 इंटू 10 रेज टू 24 में ही 24 जीरोस है और 25 डेसिमल प्लेसेस है टोटल, क्योंकि 6 भी तो काउंट होगा. फिर भी हमारा फोर्स इस बॉल के ऊपर सिर्फ 10 न्यूटन का लग रहा है. Why is it? Because of this 6.7 into 10 raised to -11. This value is very 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 small. समझ में आ गया? ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है. ये पहला रीजन. Capital G is very very small and it makes gravitational forces the weakest force in nature. And second reason is कि इतना ज़्यादा मास है लेकिन वो एक ही जगह पे एक ही पॉइंट में तो नहीं है ना, वो पूरे के पूरे अर्थ में, इतने बड़े अर्थ में सेपरेटेड है. अगर वो उतना बड़ा मास, अर्थ का इतना पूरा मास 1.75 सेंटीमीटर के डायमीटर में होता ना, तो अर्थ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती, इट वुड हैव बिकम ब्लैक होल. समझा? बट अभी इतना बड़ा जगह में इतना मास भरा हुआ है, सो उतनी बड़ी जगह का रेडियस जो है वो भी इस फोर्स को कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है. दैट्स व्हाई फोर्स इज जस्ट 9.8 न्यूटन. समझा कि व्हाई आई यूज्ड टू से ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. समझा कि नहीं?
ओके चलो, तो 9.8 फोर्स आई, अगर फोर्स 9.8 आई है तो हमें तो एक्सेलरेशन से लेना देना है ना। सो लेट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, फोर्स की वैल्यू आई 9.8, यू नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज अ फेमस फॉर्मूला फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, याद भी होगा आपको, F इक्वल टू मास ऐसे। तो हम यहाँ पे A को क्या लिखते हैं, मैं मानता हूं कि ये जो बॉल है ना उसको फोर्स लग रही है नीचे, और उस फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। Which force is acting? तो it is a gravitational force which we calculated with the formula of F equal to G M कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, सबने कैलकुलेट किया। यही फोर्स जो है उसका एक और तो फॉर्मूला, हर फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू M है तो हो ही सकता है, बट मैंने बोला था कि ये जो एक्सेलरेशन है वो दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज G, समझा। तो M और G, M की वैल्यू को M ही रखो, A की वैल्यू को G लिख लो, समझ में आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। अभी मुझे पता है कि ये जो F इक्वल टू एम ए है, A की जगह G लिख लेना है, एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ F विच इज 9.8। सो एक काम करना, M को नीचे ले ले, F अपॉन M एंड इट विल बी इक्वल टू G। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला G इक्वल टू F अपॉन M से हम निकाल लेंगे, F की वैल्यू रखी 9.8, M की वैल्यू रखी 1 kg, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर 1 kg बॉल, समझ रहा है। सो वो कितनी आई, 9.8 ही आई। यस, 1 kg के बॉल के ऊपर अगर 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा, उसके ऊपर जो बेटा एक्सेलरेशन लगेगा वो भी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही होगा, एंड दिस इज द acceleration due to gravity which is acting on this particular ball while it is falling। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब मैं आपको समझाता हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, भले उसको G लिख रहे हैं बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, आई विल राइट इट एज मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये भी सेकेंड 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 स्क्वायर होने वाला अल्टीमेटली, बट द कंसर्न हियर इज मीटर पर सेकेंड जो है ना वो वेलोसिटी का यूनिट है, स्पीड का यूनिट है। 9.8 की स्पीड बढ़ रही है हर सेकेंड में, पहले सेकंड पे स्पीड 0, दूसरे सेकंड पे 9.8 हो जाएगी। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान लूं ना, तो पहले सेकंड में स्पीड थी 0, दूसरे सेकंड में 10 हो गई, तीसरे सेकंड पे यस यू गॉट दिस, तीसरे सेकंड पे हो जाएगी 30, चौथे सेकंड पे हो जाएगी 40, समझा कि नहीं, बिकॉज इन एवरी सेकंड इट विल इंक्रीज बाय 10, यहाँ पे इट विल इंक्रीज बाय प्रिसाइजली बोलो तो 9.8। तो हर सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ रही है, 9.8 9.8 9.8 से बढ़ती जा रही है एवरी टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ड्रॉप इट इज इंक्रीजिंग इन एवरी सेकंड बाय 9.8। कौन, स्पीड बढ़ रही है, समझा। एंड दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेल्स अस अबाउट, समझा कि नहीं। आई होप यू गॉट दिस, दिस इज इजी राइट, बहुत आसान है। चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट किया हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर दैट बॉल, आई होप आपको समझा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर पाए हम यूजिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमने वो भी यूज किया, हमने फोर्स भी यूज किया और उसमें सारी वैल्यूज रख दी, तो वी वर एबल टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन व्हिच इज ड्यू टू ग्रेविटी, समझे कि नहीं, इट इज इजी राइट। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वेरी मच डेप्थ, कितने डेप्थ में, बहुत डेप्थ में समझते हैं, क्योंकि हम अभी जान चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस बॉल पे कितनी थी, समझा। अभी हम जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, और सिर्फ उसके स्पेसिफिकनेस से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जाने, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे हमने स्टार्ट किया ये लेक्चर को लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे जिस पे बॉल फेंका, पर उसमें मैंने एक सवाल पूछा था कि फीदर और बॉल या फीदर और कॉइन को जब साथ में गिराओगे तो फीदर तो लेट गिरेगा, कॉइन पहले गिर जाएगा। तो उस चीज़ को रीज़न ये है कि हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है जैसे ही फीदर गिरेगा वो हल्का है, हवा उसको ज़्यादा रोक देगी, और क्योंकि कॉइन जो है वो भारी है थोड़ा, वो हवा उसको कम रोक पाएगी, इसलिए वो थोड़ा जल्दी गिर जाएगा और फीदर आराम से गिरता रहेगा। लेकिन अगर मैं अर्थ के ऊपर से एटमॉस्फेयर हटा दूं, क्या हटा दूं, एटमॉस्फेयर हटा दूं, तो देयर विल बी नो वन हु विल अपोज द फॉल, एंड फीदर एंड कॉइन बोथ विल फॉल साइमल्टेनियसली।
this experiment is actually done. It's actually done by NASA in Apollo 15 when they went to the moon. उन्होंने एक्चुअली में मून पे जाके फीदर और हथौड़े को नीचे गिराया, दोनों साथ में गिरे. हथौड़ा तो इससे कॉइन से भी ज़्यादा हैवी है. हम अभी मून पे तो नहीं जा सकते, बट ऑन अर्थ वी कैन डू सम लिटिल एक्सपेरिमेंट विच विल प्रूव दिस. देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पे छोटा सा फीदर और कॉइन रख दिया इस पर्टिकुलर बॉटल में, और इस बॉटल के अंदर से हमने ये पाइप के थ्रू सारी हवा निकाल ली. वैक्यूम को यूज़ किया. मतलब यहाँ पे ना, आपने पता होगा वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, हवा खींच लेता है. तो यहाँ से हमने ऐसे ही सारी हवा निकाल ली, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ वैक्यूम बचेगा. अभी इस वैक्यूम में हमने माना कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. जैसे उसको उल्टा किया, देखो उल्टा करने पे दोनों साथ में गिर रहे हैं. डू यू सी दैट? ये बहुत ही छोटे स्केल पे है, लेकिन इट इज गिविंग यू द सेम थिंग जो मून पे किया गया था अपोलो 15 में. आप यहाँ पे देखो जरा कि ये जो कॉइन और फीदर है दोनों साथ में गिरे, बिकॉज देयर इज द सेम ग्रेविटी ऑन बोथ. इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस दे बोथ विल फॉल साइमल्टेनियसली. बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस फीदर पे ज्यादा हवा का दबाव हो जाता है नीचे से, और वो नीचे इतना जल्दी नहीं गिर पाता है. कॉइन जल्दी गिर जाता है. समझा कि नहीं? हाउ ब्यूटीफुल इट इज डन ना. ये सब कैसे विजुअलाइज करते हैं अगर हमारे पास ये 3D मॉडल्स नहीं होते. सो वी आर वर्किंग डे एंड नाइट टू गिव यू दिस काइंड ऑफ लर्निंग. वी आर गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट. समझा? सिर्फ आपको बोल बोल के सिखाने रहे, लिख लिख के सिखाने रहे. वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ 3D assets. वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ 3D मॉडल्स which आर यूजफुल. समझा? तो आई होप कि आपको समझा कि कैसे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि कॉइन जो भारी है, फीदर जो हल्का है, लेकिन हल्के भारी से ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता. ग्रेविटी इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मास. ग्रेविटी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कॉइन एंड फीदर. उसको फर्क नहीं पड़ता, जो भी है सबके लिए मैं सेम है. ग्रेविटी सेज. समझा? ग्रेविटी सेम फॉर एवरीथिंग अराउंड अस. समझा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे लिए भी सेम है, तेरे लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है. कोई भी हो, हम सब लोग अगर साथ में गिर जाना, सब सारी सेम ही टाइम पे गिरेंगे. इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, आई एम टेलिंग यू अगेन. सो एयर रेजिस्टेंस नहीं लेने के लिए हमें तो जाना पड़ेगा ना मून पे. अभी नहीं जा रहे, विल गो समडे. चलो, तो आई होप कि आपको समझा. सर आप कब से बोल रहे हो कि ग्रेविटी जो है मास पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्या उसको प्रूफ कर सकते हैं? डेफिनेटली, है ना. लेट्स प्रूव इट आउट. तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, उल्टा कर दिया मैंने इसको, तो दोनों नीचे गिरेंगे, साथ में गिर जाते दोनों के दोनों. दोनों का मास तो अलग ही है, फिर भी दोनों साथ में गिरे. तो वी हैव टू प्रूव इट मैथमेटिकली कि क्यों दोनों के अंदर अलग अलग मास के, अलग अलग वेट दोनों का होने के बावजूद दोनों साथ में गिरे, है ना. हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों एक का ज्यादा वेट था, दूसरे का कम वेट था, फिर भी दोनों साथ में क्यों गिरे. मतलब कि मास कितना है दोनों का, उससे इंडिपेंडेंट है कि ग्रेविटी कितनी होगी, वो कितने स्पीड से नीचे गिरेगा, वो इंडिपेंडेंट है कि कितना उन दोनों का मास है. तो वी हैव टू प्रूव कि कैसे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंडिपेंडेंट है मास से. समझा? कि वो मास, बॉडी का मास यूज नहीं करता. तो लेट्स डू इट, लेट्स प्रूव इट आउट. लेट्स प्रूव दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें ये प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स प्रूव इट आउट. हम ये डेरिवेशन करते हैं. आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पर्टिकुलर पर्सन है, लेट्स से ये हम ही है, और हम अर्थ को छोटी बनाए ऑब्वियसली, ताकि हम उसको समझ पाए पूरे अर्थ को एक साथ में. अदरवाइज अर्थ कैन बी ग्रेटर देन एनीथिंग. ओके, वॉट एवर वी टेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एनी विच वेज. तो ये जो है पर्सन का सेंटर है, वो उसको नीचे खींच रहा है. हु इज पुलिंग इट डाउनवर्ड? ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, आपको पता है आप जब वजन मेजर कराने जाते हो तो वेइंग पेन कहाँ पे रखा जाता है? जब आप छोटे थे तब की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तो आपको लटका दिया जाता था. अभी बात यह है कि आप जब वजन करने जाते हो तो वेइंग पेन यहाँ रखा जाता है ना. वेइंग पेन को आप यहाँ पे रख देते हो और आप उसके ऊपर खड़े रहते हो. आप वेइंग पेन के अंदर जो स्प्रिंग्स है ना, उन स्प्रिंग्स को एक्चुअली कंप्रेस कर देते हो. और वो कितना कंप्रेस होगा? जितना आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे. आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स. समझा? और वही जो फोर्स है वही वो स्प्रिंग एक्सपीरियंस करेगा और उसके बेस्ड आपको आपका वजन बता देगा. वजन, अच्छा, यही फोर्स को हम वेट बोलते हैं. यस, तो यही फोर्स को हम क्या बुलाते बेटा? वेट भी बुलाते हैं. अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यू इज एक्चुअली योर वेट. बट वेट के लिए
हम पहले एक काम करते हैं, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कोई फोर्स ही ना, तो हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है कि दिस फोर्स इज अ स्पेशल फोर्स बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी, सो इट विल हैव अ स्पेशल एक्सेलरेशन व्हिच इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इट वोंट हैव अ सिमिलर एक्सेलरेशन एज यूजुअल, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन वो नहीं है। दिस इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट्स व्हाई ए की जगह जी लिखना है। तो ए की जगह जी लिखोगे तो एम जी बन गया ना, तो ये जो एम जी है उसको फोर्स ना बुला के हम उसको अभी से वेट बुलाएंगे, समझा? बिकॉज दिस इज अ फोर्स बट इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, है ना, वो एक ही है, तो इसलिए हम अभी इस फोर्स को वेट बुलाएंगे एंड वेट का फॉर्मूला विल बिकम एम जी नाउ। समझ में आ गया? सो यहां पे मैंने वही लिखा है, फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द कॉइन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ द कॉइन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज वेट, डब्ल्यू। समझ गए? चलो तो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें सिखाता है कि F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, डी की जगह हम क्या लेते हैं आर, बिकॉज व्हेन वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आई हैव टोल्ड यू दैट रेडियस ऑफ द अर्थ itself is equal to the distance between center of the body, center of the earth and center of the body, because आप इधर हो, ये हाइट, आपकी हाइट अर्थ से सरफेस से ज्यादा थोड़ी है, इतनी ज्यादा नहीं है ना बेटा, तो उतनी हाइट को तो रेडियस ऑफ द अर्थ के सामने इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, इतनी बड़ी है, समझ रहे हो? तो उसके सामने आपकी हाइट तो क्या ही है 5-6 फीट, उतने को तो इग्नोर ही कर सकते हैं। एनी विच वेज, तो हम डी की जगह क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली योर वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ इज पुलिंग यू डाउनवर्ड, वही आपका वजन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला और वेट की जगह वेट का फॉर्मूला, और दोनों को इक्वेट करें। वेट किसका? आपका बॉडी का, ये छोटे ऑब्जेक्ट का, इसका वेट तो स्मॉल एम है, इसका मास तो स्मॉल एम है, ये अर्थ का मास कैपिटल एम है। तो इसीलिए जब मैं वेट ऑफ द बॉडी की बात करता हूं तो बॉडी का मास लेंगे ना, दैट्स व्हाई हियर इट इज स्मॉल एम। सो वेट इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू जी and gravitational force is equal to G capital M small m upon R square, and when we see this equation it beautifully cancels out small m, मतलब कि small m इधर small m उधर cancel हो गया, and the formula for G becomes capital G capital M upon capital R square, capital G capital M upon capital R square, and can you see in this formula there is no small m, there is no mass of this particular person whose weight we are measuring। समझा? इस बंदे का हमने वेट मेजर किया और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिराइव किया, और उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इस बंदे का ही मास नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट हैव एनी टर्म सच एज स्मॉल एम और मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कैपिटल जी है विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। कैपिटल एम है विच इज मास ऑफ द अर्थ, और लेट्स से इफ इट इज नॉट द अर्थ, इट इज अ प्लैनेट, इट इज मास ऑफ द प्लैनेट। It is radius r. If here on earth it is radius of the earth, and if it is not the earth it is radius of the planet. So small g, acceleration due to gravity, actually depends on mass of the planet and radius of the planet. It does not depend on mass of the body. समझा कि नहीं? So हमें ये चीज को याद रखना है कि acceleration due to gravity प्लैनेट की प्रॉपर्टी है, प्लैनेट की चीजों पर डिपेंड करता है। प्लैनेट का मास कितना है, प्लैनेट का रेडियस कितना है, उस पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पे डिपेंड नहीं करता, समझा? इसीलिए आप जिस प्लेनेट पे जाओगे उस हिसाब से आपका जी बदल जाएगा। जैसे आपका जी बदलेगा, वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू ग्रेविटी। आपका मास उतना ही रहेगा, लेकिन क्योंकि जी बदल रहा है, एवरी प्लैनेट विल हैव डिफरेंट जी। अर्थ हैज 9.8, मून हैज 1.6, तो आपका वेट अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा। समझ गए? क्योंकि G is different, your mass is not changing, mass is universally same. We'll understand it in detail in upcoming sessions. Any which ways, I hope कि आप समझे कि acceleration due to gravity अर्थ पे कितना है, कैसे हमने निकाला कि acceleration due to gravity is independent of the mass। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू भी तो हमें निकालनी है। एक्चुअली हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया ना, ये वाला, इसमें नीचे रेडियस ऑफ द अर्थ है, हम d ले सकते हैं, d is any distance, but if we are on the surface then that particular distance is equal to the radius of the earth। समझ में आ गया? तो अभी हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि हम स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर ऐसे लिखेंगे।
कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11, कैपिटल एम की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24, कैपिटल आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6, और कैपिटल आर का स्क्वायर भी तो है यहाँ पे, देखो उसका स्क्वायर कर दिया। इफ यू जस्ट सॉल्व ऑल दिस इक्वेशन, ऑल दिस नंबर्स, आप अगर इन सारे के सारे नंबर्स को आप सिंपल तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन कर लोगे ना, इफ यू जस्ट डू दिस सिंपल कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, अभी ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको मुझसे ज्यादा आता होगा ये सब तो कैलकुलेशन करना है ना। तो इफ यू जस्ट डू मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स डिवाइड बाय दिस नंबर, यू विल गेट द वैल्यू एज 9। अच्छा, ये तो हमने लास्ट वाले में भी देखी कि वो बॉल को भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन था। यस, एंड दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने उस बॉल के लिए देखा, अब इस पर्सन के लिए देखा, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम आई। हमने ये प्रूफ कर दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम फॉर एवरीवन। इट इज 9.8 approximately 9.8 meter per second square approximately, and because it is an acceleration, its unit is meter per second square. Approximately 9.8 है, precisely इसकी वैल्यू और आगे डिटेल में लिखी जा सकती है। समझे कि नहीं? So this is your concept of acceleration due to gravity. याद रहेगा। छोटा सा सवाल का जवाब देना है। हमारे पास यहाँ पे 3 प्लैनेट है, 3 अर्थ है, अलग अलग इमेजिनरी अर्थ है। एक जिसका रेडियस आर मास m, तो स्मॉल g विल बिकम कैपिटल G, कैपिटल M क्योंकि मास m है, कैपिटल R क्योंकि रेडियस R है, कैपिटल R का स्क्वायर। ये G1 अर्थ 1। ये अर्थ 2 के लिए स्मॉल g 2 विच इज इक्वल टू कैपिटल G, मास इज 2m, तो यहां पे 2m, m की जगह 2m अपॉन रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस का स्क्वायर बेटा? तो रेडियस इज 2r, सो यहां है 2r का स्क्वायर। सो G2 विल बिकम 2 बाहर ले लो, Gm को एक साइड रखो, और 2r स्क्वायर इट बिकम्स 4r स्क्वायर। 2 and 4 gets cancelled, becomes 1/2. So G2 is half of Gm upon r square, Gm upon r square. Okay, G2 तो निकाल लिया हमने, ये half of Gm upon r square. Let's calculate it for 3. ये थर्ड अर्थ है हमारा, स्मॉल g इज कैपिटल G, कैपिटल M, M इज यहाँ पे 6m, मास इसका 6m है, तो 6 बाहर लिख लेता हूँ, m यहाँ, और रेडियस कितना है 3r, तो 3r का स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर। 6 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, या ऊपर होगा 2, नीचे होगा 3, इट विल गिव यू Gm अपॉन r स्क्वायर। 2/3 इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.5। ये हाफ जो है, यहाँ जो हमारे पास ये हाफ है ना बेटा, ये 0.5 है, और ये 2/3 इज मोर देन 0.5। समझ में आया? 2 हिस्से 3 के 66 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये, तो 66% समथिंग हो जाएगा, तो इट विल बी 0.6 समथिंग। ठीक है, बात अभी ये है कि इट इज 0.6 समथिंग, हियर तो इट इज 1 ना, कुछ नहीं है, तो 1 Gm अपॉन r स्क्वायर, इधर 0.5 Gm अपॉन r स्क्वायर, इधर 0.6 Gm अपॉन r स्क्वायर। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि स्मॉलेस्ट कौन से अर्थ के लिए है, तो 1 स्मॉलेस्ट है, 0.5 स्मॉलेस्ट है, या अप्रोक्सीमेटली 0.6 स्मॉलेस्ट है। Obviously 0.5 smallest है, that's why second earth has the least acceleration due to gravity. Wow, it is correct answer. समझा कि नहीं समझा? So ये था हमारा acceleration due to gravity के ऊपर डिटेल में डिस्कशन। समझा? मजा आया ना आपको? तो यही मजा आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी दो, उनको भी बोलो यहाँ पे आके सीखे, एकदम डिटेल में सीखे, ताकि आज के बाद कोई आपको फिजिक्स में चैलेंज ना कर पाए। दैट इज माय एश्योरिटी, है ना? तो इसी चैनल के ऊपर बने रहिए, आप सारे के सारे सेशन देखिए, आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। और MBIB ऐप डाउनलोड करके बिग बुक में से पढ़िए, सारे मार्केट में जो 50-60 अलग अलग बुक है, उन सब का कॉम्बिनेशन इज आवर बिग बुक, और सब कुछ आपको पर्सनलाइज मैनर में मिलेगा। एवरी एजुकेशनल प्रॉब्लम, एजुकेशन के रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सीखने के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, MBIB ऐप इज ऑलवेज देयर, मास्टर ऐप है आपके लिए। डाउनलोड इट नाउ, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपको हर एक लेक्चर के अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे हिस्सा बन जाना है। टेलीग्राम के लिंक आपको दी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.